दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस विषय पे जो अभी एक पत्रिका निकलती है, अंतिम जन। ये महात्मा गांधी स्मृति समिति जो अभी कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, वो एक मासिक रूप से निकालती है। वैसे इस पत्रिका की शुरुआत एक गांधीवादी मणिमाला ने की थी, इस उद्देश्य से कि वो गांधी के मूल्यों का, गांधी के योगदान का प्रचार प्रसार देश भर में कर सके। पर अभी ये नई सरकार के सत्ता में आने से, क्योंकि ये पत्रिका का जो प्रकाशक है वो कल्चर मिनिस्ट्री है, तो इसका पूरा स्वरूप बदल गया है। और ये स्वरूप उस समय हमको ज़्यादा दिखा जब उन्होंने अंतिम जन का, इस पत्रिका का एक विशेष स्पेशल इशू निकाला जो सावरकर को समर्पित था। और इस इश्यू में उन्होंने सावरकर की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ की। और विजय गोयल जो इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा कि सावरकर का योगदान महात्मा गांधी के योगदान से किसी प्रकार भी कम नहीं है। अब ये इतना बड़ा जो बात वो कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा हम जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ये ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे शुरू में जीवन के पहले भाग में। और उन्होंने इसी के चलते जो अपना एक संगठन बनाया था, उस संगठन का उद्देश्य अंग्रेज़ ऑफिसर्स के खिलाफ आतंक फैलाना था, अभिनव भारत के नाम से। फिर यहाँ से वो जब पढ़ने इंग्लैंड गए तो वहाँ उन्होंने अभिनव भारत और उसी के साथ साथ एक और भी कमेटी बनाई, जिसके चलते उन्होंने इस कमेटी के माध्यम से उन्होंने जो काम किए उससे 2 लोगों की हत्या हुई, एक कर्जन वाइली और दूसरे जैक्सन। इन दोनों हत्याओं में सावरकर का रोल था और इसके कारण उन्हें काला पानी की सज़ा हुई। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सावरकर अपने जीवन के पहले भाग में ब्रिटिश विरोधी थे। अब जब उनको सज़ा हुई, वो अंडमान की जेल में उनको कैद किया गया। उस जेल को उस समय काला पानी भी कहते थे, क्योंकि वहाँ जेल की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। तो इस जेल में यातनाएं तो सभी कैदियों को दी जाती थी। कई कैदी उसमें इसका विरोध भी करते थे। कईयों ने अपनी तरफ ओर से छूटने की भी कोशिश की। पर इस प्रकार के पत्र जो सावरकर ने अंडमान में रहकर लिखे, वो किसी ने नहीं लिखे थे। इन्होंने जेल की यातनाओं के कारण या जो भी हो गया, उनका परिवर्तन हुआ और उन्होंने वहाँ से ब्रिटिश अधिकारियों को, वाइसरॉय को 5 माफ़ीनामे लिखे। एक माफ़ीनामा उनकी पत्नी ने लिखा। 1911 से ही उन्होंने माफ़ीनामे लिखने शुरू कर दिए। और ये माफ़ीनामे क्या थे? माफ़ीनामे पूरी तौर से उन्होंने, जो उसका संकलन उपलब्ध है, उसमें उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार को कहा कि जो मैंने किया वो गलत था, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं इसके बाद आपकी पूरी तौर से सेवा करने को तैयार हूँ। जिस भी तौर से आप चाहें, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो ये 5 माफ़ीनामे के बाद उनका बाद में अभी उस पर ऐसा कहा जा रहा है, अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि ये माफ़ीनामे जो उन्होंने लिखे वो गांधी जी के आदेश पे लिखे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। सावरकर ने माफ़ीनामा लिखने की शुरुआत 1911 से की और महात्मा गांधी भारत में जो आए वो 1915 में आए। तो महात्मा गांधी का इसमें केवल इतना ही संबंध है कि सावरकर के भाई जो डॉक्टर थे, उन्होंने गांधी जी को 1919 में पत्र लिखा, जिसके जवाब में गांधी जी, जो एक उदार हृदय के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप माफ़ीनामा मत लिखिए, पर एक पिटीशन लिखिए जिसमें आप अपना केस रखिए। और बाद में महात्मा गांधी ने खुद भी ब्रिटिश को एक पत्र लिखा, अपने पाक्षिक अपने पत्र के माध्यम से ब्रिटिश को अपील की कि सावरकर ने जो काम किया वो राजनीतिक काम है, इसलिए उनको इसमें क्षमा मिलनी चाहिए। पर गांधी के काम का आधार माफ़ी मांगना नहीं था। तो पहला झूठ ये फैलाया जा रहा है। दूसरा, अभी जो
जैसे विजय गोयल कह रहे हैं कि उनका योगदान गांधी से कम नहीं है, वो भी हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब इन माफ़ीनामों के कारण और ब्रिटिश सरकार ने उनको 1923 से छोड़ दिया और उन्हें पहले तो रत्नागिरी की जेल में, बाद में रत्नागिरी में ही रहने को कहा। अब पहले यरवड़ा जेल में और बाद में रत्नागिरी में ही उन्हें रहने को कहा। ये बात 1937 तक चली और 1937 में जब कांग्रेस सरकारें चुनकर आई तो कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर से बंधन हटा दिया और उसके बाद सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। अब इसी बीच 1924 में उनकी किताब आई हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। इसमें उन्होंने कहा भारत में दो राष्ट्र बनते हैं, दो राष्ट्र बसते हैं। देयर आर टू नेशंस इन इंडिया, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम जो एक अल्पसंख्यक है। इसी को आधार लेकर बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी। दो राष्ट्र का सिद्धांत रखने वाले सावरकर पहले व्यक्ति थे। अब इसके बाद जब आज़ादी का आंदोलन चला, महात्मा गांधी को हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने नंबर 1 पूरे देश को आंदोलन की दिशा दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। सावरकर ने 1937 के बाद भी जब उन पर कोई बंधन नहीं थे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। इसके उलट 1942 में जब कांग्रेस महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो सावरकर ने हिंदू महासभा के लोगों को पत्र लिखा, एक सर्कुलर जारी किया कि आप अपने स्थान पर बने रहिए और अंग्रेज़ों का पूरा साथ दीजिए। अब 1942 की आप विडंबना देखिए। 1942 में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सावरकर अंग्रेज़ों की लड़ाई में उनकी मदद कर रहे हैं। खैर, ये एक बात है। दूसरी बात, एक और मज़ेदार बात जो सावरकर के बारे में है वो ये कि 1928 में उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, उसका शीर्षक था वीर सावरकर। ये किताब उन्होंने चित्रगुप्त के नाम से लिखी और उन्होंने खुद को ही वीर की उपाधि दी, जो उपाधि बाद में लेकर कई लोग उन्होंने स्वतंत्र वीर जोड़कर इसके सामने कर दिया। पर एक बात निश्चित है कि आज़ादी के आंदोलन में 1910 के बाद जब उनको जेल हुई, जेल तक तो खैर वो ब्रिटिश विरोधी थे, हमें इस अंतर विरोध में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात मानना चाहिए कि शुरुआत में वो एंटी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश विरोधी थे, पर जेल से छूटने के बाद वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गए। जहाँ महात्मा गांधी सर्वसमावेशी राष्ट्र की बात कर रहे थे, सब लोगों को जोड़कर एक भारत बनाने की बात कर रहे थे, सावरकर एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे जिसमें मुसलमान, विदेशी और जो उनकी विचारधारा थी उसमें वो प्राचीन मूल्यों के आधार पर चलने वाली, मनुस्मृति के आधार पर चलने वाली थी। दूसरी बात ये भी बता दूं कि जब वो क्रांतिकारी भी थे तो भारत में और भी क्रांतिकारी संगठन हुए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और इधर से सावरकर का अभिनव भारत। सावरकर जैसे बाकी क्रांतिकारी थे वो ज़्यादा सोशलिस्ट विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। सावरकर मैजिनी जो फाशीवाद का संस्थापक था उसके विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनके राष्ट्रवाद में पूरे भारत का समावेश नहीं था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। और सबसे अंतिम बात, महात्मा गांधी की हत्या में उनका जो रोल था उसके बारे में शुरू में जो पहला न्याय था जस्टिस आत्माचरण, उन्होंने कहा, उन्होंने इन पर शंका पूरी उठाई, पर कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न होने के कारण उन्होंने सावरकर को छोड़ दिया। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सावरकर निर्दोष हैं। उसके बाद जब दूसरा कमीशन बना, जीवनलाल कपूर कमीशन बना 1960 के दशक में, तो जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा कि इस बात में कोई शंका नहीं है कि जो गांधी हत्या की साजिश की गई उसके मुखिया सावरकर थे। गोडसे जो सावरकर के शिष्य थे, सावरकर को मानने वाले थे, उन्होंने वो एक पत्रक भी निकाला था, अग्रणी या हिंदू राष्ट्र, और इसी में उन्होंने एक कार्टून छापा था। कार्टून क्या था? 10 सिर का रावण, और उसका केंद्रीय सिर जो है वो गांधी का है, और उसके बाजू में जो सिर है
वो मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू बाकी सिर के रूप में, और उनको तीर चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सावरकर। तो ये उनका एक जो विचारधारा के हिसाब से वो गांधी जी के पूरे पूरे विरोध में थे। तो मैं देखता हूँ गांधी जी का जो देश का एक सपना था, जो जिसको सपने के साथ साथ मैं सुभाष चंद्र बोस, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सरदार पटेल, इन लोगों का जो सपना था वो एक सर्वसमावेशी लोकतांत्रिक भारत का था, जहाँ सामाजिक न्याय का प्रावधान हो, और दूसरी तरफ सावरकर का जो सपना था वो एक हिंसा को प्रमोट करने वाला, वायलेंस को प्रमोट करने वाला एक हिंदू राष्ट्र के रूप में था, जहाँ अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है। और यहीं से जो मुस्लिम के खिलाफ नफ़रत फैलाने की बात हुई, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, जो जिसके जड़ें हमको सावरकर में मिलती हैं। तो अब ये जो महात्मा गांधी की स्मृति में उनके मूल्यों को आगे ले जाने के लिए अंतिम जन, अब अंतिम जन ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी का कहना था हमारी नीतियाँ ऐसी होना चाहिए जो अंतिम जन को एक सुरक्षा प्रदान करें, अंतिम जन के मुद्दों का ख्याल रखें। और आज वो पत्रिका में एक ऐसे व्यक्ति पे विशेषांक निकाल रहे हैं जो इन मूल्यों के पूरी तौर से विरोध में था। तो आखिर में सवाल उठता है, अब सरकार तो हिंदू राष्ट्र के मानने वालों की है, सरकार में वही लोग हैं, पत्रिका वही चला रहे हैं, तो इसी पत्रिका के बहाने जो गांधी जी की स्मृति में निकली है, गांधी के मूल्यों के निकली है, उसका उन्होंने कितना परिवर्तन करके सावरकर को उसके साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्या उनकी जगह हटाकर किसी और को रखना चाहते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार है, गांधी भारतीय राष्ट्र की आत्मा है, गांधी भारतीय संविधान की आत्मा है। और उसके आधार पे इनको बदलकर सावरकर जो मैजिनी से प्रभावित थे, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, जिन्होंने यहाँ पुराने मनुस्मृति पे आधारित मूल्यों की बात की, ये इस बात पर अगर होगा तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत पीछे जाने वाला कदम होगा। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को सोचिए और कोशिश कीजिए कि हम फिर से महात्मा गांधी के मूल्यों को, आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को मजबूती से प्रस्थापित कर सकें, ताकि कोई भी उनकी जगह न ले। थैंक यू वेरी मच।